हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने कैश के बारे में बात की थी, जिसमें इसके कोर कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में समझा था। एंड आज हम रेडिस कैश को डीप डाइव करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि रेडिस कैश किस तरह से डेटा को इंटरनली स्टोर करता है एंड अगर ऑलरेडी डेटा कैश के अंदर होता है तो किस तरह से उसको रिट्रीव किया जाता है। तो इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब अगर पोस्टमैन के थ्रू या ब्राउज़र के थ्रू कोई रिक्वेस्ट आती है एप्लीकेशन में, तो कैश किस तरह से काम करता है। तो देखो, मान लीजिए कोई क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है आपके एप्लीकेशन में, मतलब आपके सर्वर में, एंड अपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन से रिलेटेड ही मैं यहाँ पर एग्जांपल देने वाला हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है वो है http://localhost:8080/API/products। अब ये रिक्वेस्ट क्या करेगी, जो भी प्रोडक्ट्स का लिस्ट है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके एप्लीकेशन में, वो सारे प्रोडक्ट्स उठा के लाएगी। मतलब अगर आपको फ्रंट एंड में शो करना है इसको, तो ये लिस्ट पूरी शो होने लग जाएगी। ठीक है। एंड इसी तरह से आप जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को देखते हो, तो जैसे ही आप amazon.com या flipkart.com जो भी उनका वेबसाइट है वो ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की लिस्ट ही दिखती है। तो मान लीजिए कुछ इसी तरह का लिस्ट आप देख रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में ये रिक्वेस्ट आएगी एपीआई गेटवे में, जहां पर सिक्योरिटी फिल्टर चेक होगा एंड दूसरी जो फंक्शनैलिटी एपीआई गेटवे में लगा रखी है वो सब होने के बाद ये रिक्वेस्ट जाएगी डिस्पैचर सर्वलेट के पास, जहां से ये रिक्वेस्ट आगे पास की जाएगी। एंड आगे कहाँ जाएगी, आगे जाएगी कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर सर्विस मेथड को कॉल कर देगा, मतलब कंट्रोलर के अंदर हम सर्विस मेथड कॉल करते हैं, तो वहां से सर्विस मेथड कॉल हो जाएगा। अब आपने सर्विस मेथड में एक एनोटेशन लगा रखा है @कैशेबल, एंड यही वो पॉइंट है जहां से ज्यादातर डेवलपर के दिमाग में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहां से कैश का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला डाउट क्या आता है, मतलब यहाँ पर डेवलपर के पास दिमाग में कौन सा ऐसा क्वेश्चन आता है जो सबसे पहले इधर हिट करता है। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो @कैशेबल होता है, इसी एनोटेशन के थ्रू ही कैश इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। मतलब कैश में जितने भी इंटरनल कंपोनेंट यूज होते हैं सब इसी कैशेबल एनोटेशन के थ्रू मिलते हैं, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप @कैशेबल यूज करते हो किसी भी मेथड के ऊपर, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस मेथड को कैशेबल मार्क कर रहे हो। इधर से आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कैशेबल बहुत बड़ी चीज है एंड इसी के थ्रू ही आपको सारी चीजें मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। जो मेन एनोटेशन है वो है @enable कैशिंग। मतलब जो आपके दिमाग में था कि ये कैश इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करता है, या जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं कैश से रिलेटेड, वो सारी चीजें ये प्रोवाइड करता है, तो ऐसा नहीं है। ये जितनी भी चीजें हैं ये हमें @enable कैशिंग के थ्रू मिलती हैं। मतलब जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है एंड आपने अगर मेन क्लास के ऊपर @enable कैशिंग यूज कर रखा है, तो स्प्रिंग बूट इसी टाइम पर ही आपके लिए एक कैश इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा एंड इससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट यूज हो रहे होते हैं इंटरनली, जैसे कैश इंटरसेप्टर, कैश एस्पेक्ट सपोर्ट, कैश मैनेजर, कैश रिजॉल्वर, AOP प्रॉक्सी, इस तरह के काफी सारे कंपोनेंट आपको मिल जाते हैं। ठीक है। इसके बाद स्प्रिंग जो भी उसका अगला काम होता है, जैसे कि सारी बीन स्कैन करनी है उसको, तो वो सारी चीजें करता है। अब बीन स्कैन करने के टाइम पर ही इसको @कैशेबल मिलता है एंड उसी टाइम पर उस मेथड के अराउंड एक प्रॉक्सी क्रिएट कर देता है। मतलब उस मेथड को जब भी कंट्रोलर कॉल करेगा तो वो डायरेक्ट मेथड कॉल नहीं होगा, वहां पर एक ऑलरेडी प्रॉक्सी क्रिएट हुआ होता है। मतलब इधर एप्लीकेशन स्टार्ट होने के टाइम पे एक प्रॉक्सी क्रिएट कर देता है स्प्रिंग बूट, इस वजह से वो मेन मेथड कॉल नहीं होता, फिर वो प्रॉक्सी कॉल होने लग जाता है। ठीक है। अब क्लियर हुआ दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब जो @कैशेबल है वो सिर्फ एक मेटा डेटा टाइप का होता है, मेटा डेटा प्रोवाइड करता है, एंड जो @enable कैशिंग है वो पूरा कैश इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिवेट करता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि जो कंट्रोलर होता है वो सर्विस मेथड को कॉल करेगा एंड सर्विस मेथड के ऊपर लगा होता है @कैशेबल। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो @कैशेबल मेथड होते हैं, मतलब जिसके ऊपर @कैशेबल एनोटेशन लगा होता है, तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्टिंग के टाइम पर ही वहां पर एक प्रॉक्सी क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जो कंट्रोलर मेथड को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर ओरिजिनल मेथड कॉल नहीं होता,
ये उसी प्रॉक्सी को कॉल करता है। मतलब मेथड के अंदर की फंक्शनैलिटी नहीं चलती, यहाँ पर प्रॉक्सी कॉल होता है एंड प्रॉक्सी के अंदर की फंक्शनैलिटी चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉक्सी क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, प्रॉक्सी के अंदर होता है कैश इंटरसेप्टर, जो कि स्प्रिंग एओपी का एक क्लास है एंड यहाँ प्रॉक्सी के अंदर इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। मतलब ये जो कैश इंटरसेप्टर है, ये सबसे पहले देखेगा कि मेथड के ऊपर एक एनोटेशन लगा हुआ है @कैशेबल एंड इसके पैरामीटर में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। मतलब हम कैशेबल पैरामीटर में कुछ चीजें देते हैं लाइक कैश का नाम, की जनरेशन स्ट्रेटजी, कंडीशन एंड अगर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन देना चाहो तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कैश इंटरसेप्टर के थ्रू देखी जाती है। मतलब कैश इंटरसेप्टर इन चीजों को उठा लेता है। देन ये सारी चीजें कैश मैनेजर के थ्रू स्पेसिफाइड कैश को एक्सेस करता है। देन जो भी इसके पास जनरेटेड की होती है उसके बेस पर ये लुकअप करता है। देन अगर उसे की से रिलेटेड डेटा मिल जाता है तो वापस आके जो ओरिजिनल मेथड है, मतलब जिसके ऊपर ये @कैशेबल लगा हुआ है, उसके नीचे वाला मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड जो भी कैश ने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, मतलब जो भी डेटा मिला है, वही ऑब्जेक्ट क्लाइंट को रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, एंड इसी चीज को कैश में बोलते हैं कैश हिट। मतलब जो काफी सारे डेवलपर के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि कैश हिट कोई मेथड है या कोई कंपोनेंट है या कोई क्लास इंटरफेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैश हिट सिर्फ एक रन टाइम सिचुएशन है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये सिर्फ एक स्टेट है, जिसका मतलब होता है कि जिस की को कैश इंटरसेप्टर सर्च कर रहा था कैश के अंदर, मतलब मान लीजिए इंटरसेप्टर के पास एक की है प्रोडक्ट 101, तो अगर इससे रिलेटेड रेडिस में डेटा मिल जाता है, मतलब पहले से अवेलेबल है इससे रिलेटेड डेटा, तो इस लुकअप सक्सेसफुल होने की जो सिचुएशन है इसी को बोलते हैं कैश हिट। ठीक है, एंड जब कैश हिट होता है तो इस सिचुएशन में जिस मेथड के ऊपर ये प्रॉक्सी चल रहा है, मतलब अभी ये ओरिजिनल मेथड नहीं चल रहा था, ये प्रॉक्सी ही चल रहा था, तो जिस मेथड के ऊपर ये चल रहा है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कैश हिट होने के बाद ना तो मेथड कॉल होता है, ना तो रिपोजिटरी कॉल होती है, ना ही आगे का कोई एग्जीक्यूशन होता है, सब कुछ स्किप हो जाता है। ये सीधा सीधा जो भी ऑब्जेक्ट निकल के आता है वो दोबारा क्लाइंट को पहुंचा देता है, मतलब दोबारा से कंट्रोलर को देता है एंड कंट्रोलर वो रिस्पॉन्स क्लाइंट को वापस भेज देता है। तो इस तरह से ये कैश हिट काम करता है। अब अगर कैश इंटरसेप्टर को डेटा नहीं मिलता है रेडिस के अंदर, तो इस सिचुएशन में जिस मेथड के ऊपर ये कैशेबल लगा हुआ है वो मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अगर डेटा नहीं मिलता है तभी ओरिजिनल मेथड कॉल होगा, नहीं तो नहीं होता है। अब अगर ओरिजिनल मेथड कॉल हो जाता है तो ओरिजिनल मेथड के अंदर की जितनी भी चीजें हैं, मतलब यहाँ पर रिपोजिटरी को भी कॉल किया गया होगा, तो रिपोजिटरी में कॉल होगी एंड वो जाएगा डेटाबेस के पास एंड डेटा लेकर आएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट होता है कि जो डेटा आता है वो पहले कंट्रोलर को चला जाता है, मतलब क्लाइंट को वापस कर दिया जाता है, देन ये कैश में स्टोर होता है। तो ऐसा नहीं है, पहले कैश में स्टोर होता है, देन कैश में स्टोर होने के बाद ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया जाता है कंट्रोलर को एंड कंट्रोलर वापस क्लाइंट को रिटर्न कर देता है। मतलब इस पूरे प्रोसेस को कैश इंटरसेप्टर देख रहा होता है। मतलब उसको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जब रिस्पॉन्स आ जाता है तो उसको रेडिस में स्टोर भी करना है, देन स्टोर होने के बाद रिस्पॉन्स वहां से रिटर्न होता है एंड इसी चीज को बोलते हैं कैश मिस। मतलब जब कैश इंटरसेप्टर कैश को लुकअप करता है एंड रिक्वायर्ड की नहीं मिलती है या की एक्सपायरी हो जाती है या एविक्शन की वजह से डिलीट हो जाती है, तो इस सिचुएशन को कैश मिस बोला जाता है। एंड कैश मिस के केस में ही जो ओरिजिनल मेथड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, डेटाबेस क्वेरी चलती है, देन रिजल्ट जनरेट होता है एंड फिर उस रिजल्ट को कैश में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर में एक चीज समझी थी कि जो ये कैश होता है वो रैम में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर काफी सारे डेवलपर के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रैम तो काफी बड़ी होती है, मतलब अगर आपके पास 8 GB रैम है तो रैम तो 8 GB की है, तो उसमें कहाँ पर आप कैश स्टोर करोगे? मतलब क्या कोई पर्टिकुलर जगह मिलती है या रैंडम कहीं भी स्टोर हो जाता है? किस ब्लॉक में स्टोर होता है? तो आखिरकार होता क्या है इंटरनली? तो
देखो, सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो रेडिस को रैम में जगह जहां पर मिलती है वो जगह रेडिस खुद चूज नहीं करता है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रेडिस के लिए ही मैं बता रहा हूँ, ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर जितने भी प्रोसेस होते हैं सब प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि रैम में किस जगह पर इसको मेमोरी दी जाएगी। ठीक है, तो सेम उसी तरह से रेडिस के केस में भी होता है। मतलब जब रेडिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए एक वर्चुअल मेमोरी एलोकेट कर देता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कहोगे कि वर्चुअल मेमोरी तो एलोकेट कर देता है, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो सारी चीज़ें हैंडल कर रहा होता है। तो हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्चुअल मेमोरी ही प्रोवाइड करता है प्रोसेस को, इसके अलावा प्रोसेस आईडी, सीपीयू टाइम, फाइल हैंडल्स, नेटवर्क सॉकेट सब कुछ प्रोवाइड करता है। एंड ये सारी चीज़ें ज़्यादातर प्रोसेस को प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ रेडिस की बात कर रहा हूँ, बट ये कॉमन बात है, कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि रेडिस को कहाँ मेमोरी एलोकेट होती है रैम में, तो ये किसी को पता नहीं है। ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि ये कहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, मतलब इसको कहाँ पर मेमोरी देनी है। तो मैं वही चीज़ आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रेडिस को एक वर्चुअल मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये प्रोसेस होने लग गया। अब हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ एंड उसने रेडिस को एक कमांड भेजी, मतलब रेडिस को कैश में डेटा रखने के लिए एक कमांड भेजी, लाइक सेट प्रोडक्ट 1, कुछ इस तरह का कमांड भेजा। ठीक है, अब इंटरनली रेडिस इस डेटा को, मतलब जो भी स्प्रिंग बूट ने डेटा भेजा है रखने के लिए, इसको कन्वर्ट करेगा बाइट में एंड कैलकुलेट करेगा कि उसको एक्चुअली कितना बाइट की ज़रूरत है, मतलब कितना इसको मेमोरी चाहिए इस डेटा को रखने के लिए। एंड जितना भी बाइट कैलकुलेट होने में निकलेगा, मान लीजिए इसको चाहिए 500 बाइट, तो 500 बाइट का स्पेस लेने के लिए ये रिक्वेस्ट भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अब ये जो रेडिस है इसे सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया है, तो ये सी लैंग्वेज में डेवलप होने की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाता है। तो इंटरनली ये एक मेथड कॉल करता है, मतलब ये जो रेडिस है ये इंटरनली एक मेथड कॉल करता है एम एलोकेट करके, या मेमोरी एलोकेट बोल दो तो एम एलोक करके एक मेथड होता है, उसको कॉल करता है ये। ठीक है, तो इस मेथड के कॉल होने की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है कि रेडिस को मेमोरी चाहिए एंड ये रेडिस को वर्चुअल मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है, जिसे बाद में फिजिकल मेमोरी के साथ मैप कर देता है। मतलब फिजिकल मेमोरी रैम जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ रैम के पेजेस पे ये उस वर्चुअल मेमोरी लोकेशन को मैप कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का डाउट होता है कि जो मैं ये वर्चुअल मेमोरी बोल रहा हूँ तो ये वर्चुअल मेमोरी कोई क्लाउड बेस्ड मेमोरी है या नेटवर्क बेस्ड मेमोरी है या कोई कंपोनेंट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। मतलब ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है जिसका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर प्रोसेस को मेमोरी प्रोवाइड करने में यूज करता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके घर में 3 रूम है एंड आपके घर में कोई गेस्ट आ गया। ठीक है, अब जो आपके पास रूम है आप इसको ये समझ लीजिए कि ये रैम के पेजेस हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, एंड जो मैं गेस्ट की बात कर रहा हूँ वो रेडिस को जो डेटा चाहिए वो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, अपने गेस्ट को आप जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं 3 रूम, उनका लोकेशन नहीं देते हो, मतलब आप रैंडम कुछ नंबर बोल देते हो कि 120x9126 इस तरह का आप एक रूम नंबर बोलते हो एंड उसमें उसको भेज देते हो। बट एक्चुअली में वो रूम नंबर आप 2 की बात कर रहे थे, मतलब आपको पता है कि वो रूम नंबर 2 है, बट जो गेस्ट है उसको पता नहीं है, उसको लगता है कि ये जो आपने रैंडम नंबर दिया है रूम का वो नंबर है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल काम है, मतलब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ज्यादा, हमें सिर्फ ये जानना था कि ये कहाँ पर एक्चुअली स्टोर होता है। तो ये एक रैंडम लोकेशन पर जाकर स्टोर होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक वर्चुअल मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है एंड वहां पे डेटा स्टोर होता है। अब एक्चुअली में वो जो रैंडम वर्चुअल मेमोरी लोकेशन है वो इंटरनली मैप हो रहा होता है किसी न किसी रैम के पेज से। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि रैम के अंदर जो मेमोरी होती है वो पेजेस में डिवाइड होती है एंड 4 बाइट का लगभग एक पेज होता है। तो अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आप समझ लीजिए कि उसमें कितने पेज होंगे।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है या प्रोसेस को मेमोरी चाहिए होती है तो वो ऐसे फिजिकली मेमोरी नहीं देता है, वो सबसे पहले देता है वर्चुअल मेमोरी लोकेशन, एंड उस वर्चुअल मेमोरी लोकेशन को फिर मैप कर देता है इन रैम के पेजेस से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि चलो ये तो पता चल गया है कि ये एक वर्चुअल मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करता है एंड वहाँ पर डेटा स्टोर होता है, बट काफ़ी सारी जगह पर ये भी देखा जाता है कि लोग पूछते हैं कि ये हीप में स्टोर होता है कि स्टैक में स्टोर होता है, मतलब कैश डेटा कहाँ पर होता है मेमोरी के अंदर। तो देखो, आपने अगर कहीं पर रैम का स्ट्रक्चर देखा है, मतलब बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आपको मिल जाएगा, रैम का स्ट्रक्चर में आपको दिखाते हैं कि इसमें कई सारे ब्लॉक्स होते हैं जिसमें से कुछ कोड सेगमेंट होता है, कुछ डेटा सेगमेंट होता है, कुछ पार्ट हीप का होता है, कुछ पार्ट स्टैक का होता है। तो ऐसा सिर्फ समझाने के लिए बोल दिया जाता है, इंटरनली ऐसा नहीं होता। इंटरनली क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी एलोकेट करता है, तो हर प्रोसेस की मेमोरी को कुछ पार्टीशन में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब अगर रेडिस को मेमोरी मिली है तो रेडिस के पास भी कुछ पार्टीशन है मेमोरी में, लाइक डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक एंड हीप, ये कुछ पार्टीशन मिल गए उसको। ठीक है, अब जो कैश के लिए डेटा स्टोर होगा, मतलब जो कैश स्टोर होगा वो स्पेशली इसके हीप एरिया में स्टोर होगा, मतलब जो भी डेटा होगा वो हीप मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखा जाता है। तो इसमें रेडिस को अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है और हीप एरिया की, तो ये फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम उस हीप एरिया में कुछ और पेजेस ऐड कर देता है, तो इस वजह से ये स्पेस बढ़ता रहता है। तो इंटरनली कुछ इस तरह से काम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, काफ़ी हमने यहाँ पर डीप डाइव किया है, काफ़ी हमने इंटरनल चीज़ों पर बात की है, तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एंड और भी एडवांस चीज़ें जो भी होंगी वो भी देखेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।